नमस्कार। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करने का मन तो बना लिया है, लेकिन अब ये उलझन है कि आखिर निवेश करें तो करें कहाँ। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो इन्वेस्ट करने का फैसला ले लेना ये तो बस पहला स्टेप है। असली सवाल तो इसके बाद आता है कि पैसा लगाना कहाँ है। और इतने सारे ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल बनाते हैं। हम देखेंगे कि एसआईपी में कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है, फिर एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग को समझेंगे। इसके बाद इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को आमने सामने रखेंगे, उनकी कॉस्ट्स को देखेंगे और हाँ, ये भी समझेंगे कि एसआईपी सेटअप कैसे करते हैं। और आखिर में ये डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के पास अपनी एसआईपी के लिए कौन से 3 मेन रास्ते होते हैं। अच्छा, इस पूरी चीज को और आसानी से समझने के लिए हम एक ही उदाहरण लेकर चलेंगे, निप्पॉन इंडिया के मिड कैप 150 फंड्स का। इससे हमें इन तीनों ऑप्शंस एक्टिव, इंडेक्स और ईटीएफ को सीधे सीधे कंपेयर करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर। एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग में आखिर फर्क क्या है? जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो नंबर्स हैं ये एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। ये दिखाते हैं कि हाँ, कुछ एक्टिव फंड्स मार्केट को बीट कर पाते हैं, लेकिन लंबे समय में 10 साल जैसे पीरियड में ज्यादातर फंड्स करीब 70 से 80% अपने बेंचमार्क से पीछे रह जाते हैं। और इसकी वजह भी साफ है। एक तो मार्केट को लगातार बीट करना बहुत मुश्किल काम है और ऊपर से एक्टिव फंड्स की फीस भी काफी ज्यादा होती है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या भरोसा किसी फंड मैनेजर की स्किल पर करना है या फिर सीधा सीधा मार्केट पर ही दाव लगाना है? और बस इसी वजह से ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पैसिव ऑप्शन की तरफ झुकते हैं। चलिए अब पैसिव इन्वेस्टिंग के अंदर चलते हैं और इसके 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझते हैं, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। तो इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे प्रैक्टिकल फर्क क्या है? वो ये है कि जब आप पैसे लगाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट खरीदा कैसे जाता है। देखिए, इंडेक्स फंड में क्या होता है, आप दिन में कभी भी ऑर्डर डालिए, आपको दिन के आखिर की एक ही कीमत मिलेगी। लेकिन ईटीएफ बिल्कुल अलग है। वो एक शेयर की तरह है। आप उसे मार्केट के टाइम में ऊपर नीचे होती कीमतों पर खरीद या बेच सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। इंडेक्स फंड में हर किसी को दिन के आखिर में एक ही प्राइस मिलता है, जिसे एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर सुबह डाला गया या दोपहर में। और वहीं दूसरी तरफ है ईटीएफ्स, जो आपको बाजार के चलते घंटों में किसी भी खास कीमत पर ट्रेड करने की आज़ादी देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी शेयर खरीदा बेचा जाता है, मतलब कीमत पर पूरा कंट्रोल। अच्छा, अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ये एक छोटा सा गैप होता है जो बताता है कि कोई फंड अपने इंडेक्स को कितनी सफाई से कॉपी कर पा रहा है। जैसे इस स्लाइड पर देखिए, ये एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए इंडेक्स कहता है कि फेडरल बैंक में 1.84% पैसा होना चाहिए, लेकिन हो सकता है फंड मैनेजर के पास जो कैश आ जा रहा है या दूसरी वजहों से फंड में असल में 1.96% होल्डिंग हो। बस यही जो छोटा सा गैप है ना, यही है ट्रैकिंग एरर, और ये आपकी रिटर्न पर थोड़ा सा असर डाल सकता है। ठीक है, अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, यानी खर्चा। देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस में जेब पर कौन भारी पड़ता है। और ये सिर्फ एक्सपेंस रेशो की बात नहीं है। तो तुलना शुरू करने से पहले एक बात जाननी जरूरी है। सभी म्यूचुअल फंड्स पर, जिसमें इंडेक्स फंड्स भी शामिल हैं, 0.005% की एक छोटी सी स्टैंप ड्यूटी लगती ही लगती है। और ये स्लाइड ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, ईटीएफ्स का जो सालाना खर्चा है यानी एक्सपेंस रेशियो, वो अक्सर कम होता है, लेकिन हर एसआईपी की किश्त पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, जैसे ब्रोकरेज वगैरह, वो ज्यादा हो सकती है। तो एक मोटा मोटा हिसाब है, एक थंब रूल है जो फैसला लेने में काफी मदद कर सकता है। अगर एक्सपेंस रेशियो का फर्क करीब 0.02% से ज्यादा है, तो ज्यादातर मामलों में ईटीएफ ही सस्ता पड़ेगा, भले ही उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि एक डीमैट अकाउंट में ईटीएफ एसआईपी असल में सेटअप कैसे की जाती है। डीमैट अकाउंट मतलब जहां शेयर्स और ईटीएफ्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं।
तो ETF में इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करने के ये 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने डीमैट अकाउंट में एक बास्केट बनानी होती है। फिर जो भी ETF पसंद है उसे ढूंढकर उस बास्केट में डालना होता है। इसके बाद एक नई SIP शुरू करके उसे इस बास्केट से जोड़ना होता है। और बस आखिरी स्टेप में हर महीने की वो तारीख और टाइम सेट करना होता है जब ये SIP ऑटोमेटिकली चल पड़े। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल वही है, अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें? तो निचोड़ ये है, अगर सबसे आसान सेट करो और भूल जाओ वाला तरीका चाहिए तो इंडेक्स फंड्स बेस्ट हैं। लेकिन अगर कॉस्ट बचानी है और खरीदने बेचने की कीमत पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो ETFs बेहतर हो सकते हैं। पॉल सैमुएल्सन की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। निवेश उबाऊ होना चाहिए, जैसे पेंट को सूखते देखना। अगर एक्साइटमेंट चाहिए तो उसके लिए दूसरी जगह है। ये बात हमें याद दिलाती है कि सबसे अच्छा ऑप्शन अक्सर वो होता है जो सबसे सिंपल हो और जिस पर लंबे समय तक टिका जा सके। अगर ETF समझना मुश्किल लग रहा है तो इंडेक्स फंड से शुरुआत करना ही समझदारी है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना है जो इस पूरी बातचीत का सार है। अपने पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा क्या मायने रखता है, एकदम सादगी या पूरा कंट्रोल? इसका जवाब ही आपको सही रास्ता दिखाएगा।